हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मीनिंग ऑफ बॉन्ड और भी इसकी चैप्टर की थ्योरी करवाऊंगा, है ना। तो थ्योरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर से भी आपको एमसीक्यूज आएंगे, है ना। और वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, है ना, और थ्योरी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। बट आपको इस चैप्टर से जो है वो बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के जरूर आएंगे, ठीक है। ओके जी, देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है मीनिंग ऑफ बॉन्ड। अ बॉन्ड कैन बी सिंपली अंडरस्टूड एज डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये भी एक टाइप का डेट इंस्ट्रूमेंट है। वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड, बट जो बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट होता है वो पहले से फिक्स नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो कॉमन सील के अंदर इसको इशू किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर और मोर। मतलब एक या एक से ज्यादा साल के लिए इसको इशू किया जाएगा कंपनी की कॉमन सील के अंडर, है ना। टू रेज कैपिटल बाय बोरिंग, है ना, ताकि कंपनी अपनी जो कैपिटल को रेज कर सके, है ना, बोरिंग्स के थ्रू। ठीक है, इसलिए कंपनी इसको अपनी कॉमन सील के अंडर इशू करेगी, वो भी एक या एक से ज्यादा साल के लिए। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं अ बॉन्ड इज अ प्रॉमिस टू पे बाय द इशूअर ऑफ द बॉन्ड the principal with interest at a particular date of maturity to the investor और द क्रेडिटर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर से हम पढ़ लेते हैं कि बॉन्ड इज अ प्रॉमिस। बॉन्ड एक प्रॉमिस है ना। बॉन्ड एक वादा है क्या, टू पे बाय द इश्यूर ऑफ द बॉन्ड। टू पे बाय द इश्यूर, जिसको इससे इशू किया होगा बॉन्ड को, ठीक है, इश्यूर ऑफ द बॉन्ड। द प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो साथ में पे किया ही जाएगा और जो उस पे इंटरेस्ट होगा वो भी पे किया जाएगा किसी पर्टिकुलर डेट को, है ना। पर्टिकुलर डेट ऑफ मैच्योरिटी टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को पे किया जाएगा और द क्रेडिटर, और जो क्रेडिटर होगा उसको पे किया जाएगा। ठीक है, मतलब कंपनी इशू करने वाली होगी इसको, तो कंपनी जो है वो फिर पैसा वापस करेगी, है ना, किसी पर्टिकुलर डेट को वापस करेगी प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट के साथ, जो है इन्वेस्टर को या जो क्रेडिटर होगा उसको पर्टिकुलर डेट ऑफ मैच्योरिटी को जो है वो वापस पैसा कर दिया जाएगा। द मेजर डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स, है ना, एंड बॉन्ड, बॉन्ड और डिवेंचर के बीच में क्या फर्क है, इज दैट डिवेंचर्स आर इशूड विद प्री विद फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवेंचर को जब हम इशू करते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स होता है, जबकि बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बॉन्ड्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइन नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता पहले से, ठीक है। सो एन इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है, और द बायर ऑफ द बॉन्ड, जिसने बॉन्ड को खरीदा है, इज एक्चुअली अ क्रेडिटर, है ना, वो कंपनी का क्रेडिटर है। डज नॉट होल्ड एनी ओनरशिप राइट्स इन द केस ऑफ इक्विटीज। मतलब कंपनी की जो इक्विटीज हैं उसमें उसका कोई भी ओनरशिप राइट नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्रेडिटर है, ठीक है। However, a bondholder has greater claim over the issuing company's income than a shareholder in case of a financial crunch and eventual winding up of business. तो यहाँ क्या बोला गया है, a bondholder has greater claim over the issuing company's income than a shareholder in case of फाइनेंशियल क्रंच एंड इवेंचुअल वाइंडिंग अप ऑफ। देखिए जैसे बिजनेस, आपका बिजनेस खत्म हो रहा है ना, तो जो आपके बॉन्ड होल्डर हैं जिन्होंने बॉन्ड को परचेज किया है वो क्या करेंगे, वो जिस कंपनी ने बॉन्ड को इश्यू किया है उसकी इनकम पर वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस। सो डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड आर एग्जांपल ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बाकी इसके यहाँ पे एग्जांपल दे दिए गए हैं आपके पास। डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड आर द एग्जांपल ऑफ बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। हो सकता है क्या पता एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले, बट थ्योरी जो है वो नहीं आती पेपर में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखिए, चार्ज इज एन अनकम्बरेंस to meet the obligations of loan under the trust deed whereby the company agrees to mortgage specific asset either by way of first or second
चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज क्या होता है, सेकंड चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, ये भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चार्ज का क्या मतलब है, देखिए, जो चार्ज है स्टूडेंट, चार्ज का मतलब है, साधारण सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो, कन्वे अ प्रॉपर्टी टू अ क्रेडिटर्स एज सिक्योरिटी ऑफ लोन। ठीक है, तो मतलब क्रेडिटर्स जो भी डिवेंचर परचेज करेगा, कंपनी के बॉन्ड परचेज करेगा, उनको क्या दिया जाएगा, एक सिक्योरिटी ऑफ लोन दी जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लोन दी जाएगी। यहाँ पे ये जो मॉर्गेज वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है किसी चीज को गिरवी रखना। ठीक है, और ये जो लिखा है अलाइन, इसका मतलब है ग्रहणाधिकार। ठीक है, ये मॉर्गेज वर्ड जो है वो ज्यादा मतलब यहाँ पे अच्छा रहेगा, है ना, चार्ज के लिए। ठीक है, तो चार्ज इज एन एनकम्ब्रेंस, यानी कि ये डेट बर्डन को कम करता है, मैं चार्ज ऐसा आपको बोल सकता हूँ, है ना, कि टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ लोन। ठीक है, जैसे कोई कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है, तो वो साथ में जो है वो एज अ सिक्योरिटी भी देती है। ठीक है, तो जो क्रेडिटर होता है कंपनी का, जिसने कंपनी के डिवेंचर को परचेज किया है, तो उसको एज अ सिक्योरिटी ऑफ लोन जो है वो मतलब लोन की जो है सिक्योरिटी दी जाती है ना, कि जो लोन की ऑब्लिगेशन है उसको पूरा किया जाएगा अंडर द ट्रस्ट डीड। ठीक है, ट्रस्ट डीड क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, डिवेंचर ट्रस्ट डीड, है ना, वेयर बाय द कंपनी एग्रीज टू मॉर्गेज स्पेसिफिक एसेट, है ना, तो कंपनी की जो स्पेसिफिक एसेट होगी उसको मॉर्गेज किया जाएगा बाय द वे फर्स्ट और सेकंड चार्ज। यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज क्या होता है, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप यहाँ पे जो है ध्यान से सुन लीजिए। सच चार्ज implies right of lenders to secure their payment from such asset। ठीक है, मतलब लेंडर जिन्होंने मतलब कंपनी के बॉन्ड्स को खरीदा है ना, और कंपनी को जो है वो क्या दिया है, पैसा दिया है, उनको जो मतलब क्या किया जाएगा, उनकी पेमेंट को सिक्योर किया जाएगा किसी एसेट से, है ना, और एसेट्स और फ्रॉम द लिक्विडेटर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द या लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, और फ्रॉम द कंपनी व्हेन चार्ज बिकम्स वॉइड। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये चार्ज का मतलब है, आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो लेंडर है ना, जो ऋणदाता है, लोन देने वाला है, उसकी पेमेंट को सिक्योर किया जा रहा है किसी एसेट से, है ना, मतलब जब कंपनी के द्वारा जो है एसेट को मॉर्गेज किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इन केस अगर कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो ऐसी एसेट का यूज हम करेंगे, है ना, जिसको मॉर्गेज किया होगा, और लेंडर की पेमेंट को कर दिया जाएगा, मतलब वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो है किसी एसेट से, किसी कंपनी की एसेट या एसेट से क्या होगी, अ, मतलब सिक्योर रहेगी लेंडर की पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है चार्ज में भी डिफरेंट टाइप्स सच एज, देखिए चार्ज जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है ना। पहला यहाँ पे है टाइप्स ऑफ चार्ज दिए हैं, फर्स्ट फिक्स्ड या फिर स्पेसिफिक चार्ज। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस, है ना, किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया गया है। ठीक है, जैसे कि एज अ प्लांट, है ना, सच एज अ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, है ना, सपोज करिए कि कंपनी के डिवेंचर्स को परचेज किया गया है ना, या बॉन्ड का जैसे कंपनी के सपोज करिए 5 लाख के डिवेंचर्स को खरीदा गया है ना, और इन 5 लाख डिवेंचर के लिए जो है वो एक चार्ज बनाया गया है, और चार्ज इज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एसेट, जैसे प्लांट, है ना, प्लांट को गिरवी रखा गया है। ओके, तो ऐसे चार्ज को हम बोलेंगे फिक्स चार्ज। ठीक है, अगर मतलब ऐसे ऐसी कोई लोन की पेमेंट की जाएगी, है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट का ही यूज होगा, बाकी एसेट्स का यूज नहीं होगा, ये किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए बनाया गया है ये वाला चार्ज। सो दिस चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय कंपनी, है ना, फॉर यूज इन ऑपरेशन, जिसको मतलब कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, अपनी मतलब ऑपरेशंस के लिए, अपने काम के लिए यूज करती है। ये जो चार्ज है ऐसी एसेट के लिए बनाया जाता है ना, ऐसी एसेट के अगेंस्ट बनाया जाता है। एंड ये मतलब ऐसी एसेट जिसको जो है वो सेल पर्पस के लिए नहीं रखा गया है, जिसको कंपनी खुद यूज कर रही है। ठीक है, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, तो कंपनी इसका यूज जो है वो अपने काम के लिए करती है ना, सेल के लिए नहीं करती है। ओके, तो ऐसे चार्ज को बोलेंगे स्पेसिफिक और फिक्स्ड चार्ज। उसके बाद है फ्लोटिंग चार्ज। क्या है फ्लोटिंग चार्ज? अ फ्लोटिंग चार्ज इज काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर विच नो स्पेसिफिक एसेट इज गिवन। ठीक है,
मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिस फ्लोटिंग चार्ज इज काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एक ऐसे टाइप की सिक्योरिटी फॉर विच, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं दी जा रही है कंपनी की, है ना। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे डिवेंचर के लिए सिर्फ प्लांट की सिक्योरिटी है ना, मतलब ऐसा चार्ज क्रिएट हमने किया है ना, व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए, बट फ्लोटिंग चार्ज में कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं होगी, है ना। बट ऑल द एसेट ऑफ द, सारी कंपनी की सभी एसेट्स को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग दोज गिवन बाय वे ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, देखिए जो जो मतलब जो चार्ज हमने बनाया है ना, और वो किसी स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट है, सपोज करिए प्लांट है जैसे, ठीक है। तो प्लांट को एज अ स्पेसिफिक एसेट लिया गया है और कोई चार्ज क्रिएट किया गया है, तो वो स्पेसिफिक चार्ज है। तो जो एसेट हमने स्पेसिफिक चार्ज के लिए यूज की है, उसको हम फ्लोटिंग चार्ज के लिए यूज नहीं करेंगे, इसका ऐसा मतलब है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग दोज गिवन बाय वे ऑफ स्पेसिफिक चार्ज टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर अंडर चार्ज फॉर सच क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये लाइन जो ब्रैकेट में लिखी गई है ना, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। स्पेसिफिक चार्ज के लिए जिस एसेट का यूज किया गया है उसको फ्लोटिंग चार्ज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो बाकी यहाँ पे लिखा है कि अ फ्लोटिंग चार्ज इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर विच नो स्पेसिफिक एसेट इज गिवन, बट ऑल द एसेट ऑफ द कंपनी आर अंडर चार्ज फॉर सच क्रेडिटर्स, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट बिफोर एनीथिंग इज पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। कैसे क्रेडिटर अनसिक्योर्ड, ये जो मतलब बनाया जाएगा चार्ज, ये किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए होगा, है ना। कि किसी भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कुछ पे करने से पहले, है ना, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स होल्डिंग अ फ्लोटिंग चार्ज, क्रेडिटर्स के क्या पास क्या है, एक फ्लोटिंग चार्ज है ना। फ्लोटिंग चार्ज हुआ, क्रेडिटर होल्डिंग अ फ्लोटिंग चार्ज विल गेट देयर क्लेम्स, है ना, विल गेट देयर क्लेम्स सेटल ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। सो स्टूडेंट, ये साधारण सी लैंग्वेज में मैं आपको बोल देता हूं कि अगर कोई चार्ज बनाया गया है ना, किसी ऐसी सिक्योरिटी के लिए जिसके लिए कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं दी जा रही है, बट कंपनी की जो है वो सभी एसेट, बट जिसमें कंपनी की सभी एसेट का यूज होगा, है ना, तो ऐसे चार्ज को हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्ज बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि फर्स्ट चार्ज, द फर्स्ट चार्ज implies the priority of repayment to those holders having such charge on asset. The assets against which first charge is created are to be first used in paying off the secured lenders only। देखिए यहाँ पे ध्यान से बात को समझ लीजिए कि फर्स्ट चार्ज क्या होता है। फर्स्ट चार्ज का मतलब है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, की जो मतलब टू दोज होल्डर, देखिए मतलब लोन की वापसी पहले किसको की जाएगी उसकी बात हो रही है, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट टू दोज होल्डर्स हैविंग सच चार्ज ऑन एसेट, देखिए अगर किसी अगर किसी डिवेंचर होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को, है ना, डिवेंचर होल्डर को मतलब ऐसे चार्ज की मतलब रीपेमेंट की प्रायोरिटी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है द फर्स्ट चार्ज इंप्लाइज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट टू दोज होल्डर हैविंग सच चार्ज ऑन एसेट, कोई भी एसेट है ना, और किसी एसेट पे हमने फर्स्ट चार्ज बनाया है, तो उस पर्सन की जो रीपेमेंट होगी लोन की वो पहले की जाएगी, ठीक है। ओके, जैसे किसी डिवेंचर होल्डर के पास 5 लाख रुपए की कंपनी की डिवेंचर है, और उसके ऊपर और उसके लिए जो है वो फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो उसकी रीपेमेंट जो है वो पहले की जाएगी, ओके। द एसेट्स अगेंस्ट विच फर्स्ट चार्ज इज क्रिएटेड, तो जिस एसेट के अगेंस्ट हमने फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया होगा उसको हम पहले यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, सपोज करिए मैंने प्लांट को यूज किया है, ठीक है, फर्स्ट चार्ज के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल होगा, है ना, पेइंग ऑफ द सिक्योर्ड लेंडर, है ना, और किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड लेंडर के लिए, ठीक है। प्लांट को सबसे पहले यूज किया जाएगा, ओके। उसके बाद है सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज इंप्लाइज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट टू दोज डिवेंचर होल्डर, ठीक है, मतलब उन डिवेंचर होल्डर को उनके लोन की वापसी की प्रायोरिटी, है ना,
विच हैव टू बी रीपेड आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर। मतलब फर्स्ट डिवेंचर को पे करने के बाद, मतलब फर्स्ट डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स है जिनके डिवेंचर होल्डर का पैसा सबसे पहले वापस किया जाएगा और उसके बाद जो है वो सेकंड डिवेंचर्स का पैसा वापस होगा। ओके, तो सेकंड चार्ज इम्प्लाइज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट टू दो डिवेंचर्स विच हैव टू बी रीपेड आफ्टर फर्स्ट डिवेंचर। तो फर्स्ट डिवेंचर की पेमेंट करने के बाद, फर्स्ट डिवेंचर की पेमेंट करने के बाद जो है हम जिन डिवेंचर्स की पेमेंट करेंगे उनको सेकंड डिवेंचर बोलेंगे, है ना, और उनको सेकंड डिवेंचर होल्डर्स को जो है रीपेमेंट की प्रायोरिटी होगी, है ना। तो उनके अगेंस्ट जो चार्ज हम क्रिएट किया हमने वो सेकंड चार्ज है। द अमाउंट ऑफ सरप्लस फ्रॉम द एसेट हैविंग फर्स्ट चार्ज। देखिए फर्स्ट चार्ज, देखिए जैसे कि मैंने प्लांट को अभी बताया आपको कि प्लांट को मैंने यूज किया है फर्स्ट चार्ज के लिए और उससे कोई सरप्लस अमाउंट मिलता है, सपोज करिए 5 लाख का ये लोन है तो प्लांट से मुझे 6 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 1 लाख का ये जो सरप्लस बच गया मेरे पास, है ना, इफ एनी अगर बच गया मेरे पास, तो विल बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ दोज क्रेडिटर्स हु हैविंग सेकंड चार्ज। तो इस 1 लाख का मैं यूज कर सकता हूँ सेकंड चार्ज वाले जो मेरे डिवेंचर्स होंगे उनकी पेमेंट के लिए, उन क्रेडिटर्स के क्लेम के लिए, ठीक है, उनकी अमाउंट को मैं मतलब पे कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई सरप्लस अमाउंट बच जाता है फर्स्ट चार्ज का यूज करके, ठीक है। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। ये इजी है फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज स्टूडेंट, है ना, फ्लोटिंग चार्ज भी इजी है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं दी जाती है। ओके, और फिक्स्ड और स्पेसिफिक चार्ज के लिए किसी स्पेसिफिक एसेट को गिरवी रखा जाता है, ठीक है। तो चार्ज का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। चार्ज क्या है आपका, चार्ज इज एन इनकम्बरेंस टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ लोन, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, लोन की ऑब्लिगेशन को पूरा करेंगे, है ना, मीट करेंगे, और इसमें मतलब मॉर्गेज किया जाता है कंपनी की किसी एसेट को। सो आई होप आपको जो है वो मतलब लग गया होगा पता। सो स्टूडेंट ये जो थ्योरी यहाँ पे लिखी गई है ना, हो सकता है आपको एमसीक्यूज में पड़ जाए कि फिक्स चार्ज क्या है, फ्लोटिंग क्या है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, बट आपको मैं फिर से बता देता हूँ 99.99% जो है वो चांसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर के टाइप बताए गए हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ कैटेगराइज ऑफ डिवेंचर्स टू सूट द इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस ऑफ वेराइटीज ऑफ इन्वेस्टर्स, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पे बताए गए हैं आपको टाइप्स, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जैसे कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, है ना, फर्स्ट हमारा सिक्योरिटी कंसिडरेशन, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर्स। These debentures are secured either by fixed charge or floating charge on the assets of the company. These debentures are secured. ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये सिक्योर होते हैं बाय आइदर बाय फिक्स्ड चार्ज, है ना, कि या तो फिक्स चार्ज से या फ्लोटिंग चार्ज से, है ना, जो कंपनी की एसेट होती है उसके ऊपर फिक्स चार्ज होगा या फ्लोटिंग चार्ज होगा, उसके थ्रू ये सिक्योर होंगे। इफ द कंपनी फॉल्टस, है ना, टू सेटल अप डिवेंचर्स ऑन द ड्यू डेट, सपोज करिए अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा ड्यू डेट को वापस नहीं कर पाती है तो वो फॉल्टर हो जाती है, तो है ना, द डिवेंचर होल्डर कैन रियलाइज देयर मनी, तो डिवेंचर होल्डर अपना पैसा रियलाइज कर सकते हैं बाय ऑक्शनिंग द एसेट मॉर्गेज विद देम, है ना, जो कि कंपनी की एसेट मॉर्गेज की होगी, है ना, उसको बेच करके, उसको उसकी नीलामी करके, है ना, उसको बेच के, सेलिंग ऑक्शनिंग, है ना। ओके, इन इंडिया डिवेंचर्स इशूड बाय कंपनीज मस्ट नेसेसरली बी सिक्योर्ड, ठीक है। तो इंडिया में क्या है कि जो भी कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं डिवेंचर्स वो जरूरी है कि वो सिक्योर हो, ठीक है, वो सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर होने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड और नेक डिवेंचर। सो दीज डिवेंचर हैव नो सिक्योरिटी, द होल्डर्स ऑफ सच डिवेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो सच डिवेंचर्स आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिडम्पशन कंसिडरेशन, रिडीमेबल डिवेंचर्स। दीज डिवेंचर्स आर रीपेबल बाय द कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। रिडीमेबल का मतलब है स्टूडेंट किसी चीज की पेमेंट कर देना, है ना, उसका भुगतान कर देना, उसको राइट ऑफ कर देना। सो दीज डिवेंचर आर रीपेबल, ये इनकी जो रीपेमेंट होती है कंपनी के द्वारा होती है किसी फिक्स्ड पीरियड के बाद,
ठीक है। आइदर इन अ सिंगल लमसम अमाउंट, या तो एक साथ ही सारा पैसा दे दिया जाएगा, या फिर जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट दी जाती है। क्या दी जाती है? एनुअल इंस्टॉलमेंट दी जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटरप्राइजेस, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो है एक साल की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, ठीक है, या फिर सिंगल लमसम एक साथ ही सारा पैसा वापस किया जा सकता है। अनदर मेथड फॉर रिडम्पशन इज द परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। या तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ओपन मार्केट से जो है वो अपने डिवेंचर्स को परचेज करके भी इनको रिडीम कर सकती है। टुडे मोस्ट ऑफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल, ठीक है। आजकल जो है वो मोस्ट ऑफ द डिवेंचर्स जो है वो रिडीमेबल है। उसके बाद है इरिडीमेबल और परपेचुअल डिवेंचर्स। एन इरिडीमेबल डिवेंचर इज वन विच इज नॉट रिडीमेबल, जो कि रिडीमेबल नहीं होते। इरिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो कि रिडीमेबल नहीं होते और रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, है ना, बट ओनली एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जो कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान जिनकी वापसी नहीं की जा सकती, जिनको रिडीम नहीं किया जा सकता, बट उनकी जो रिडम्पशन है सिर्फ और सिर्फ कब होगी, है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी, जब कंपनी की वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होगी, है ना, तो वो इरिडीमेबल डिवेंचर होते हैं। सो सच डिवेंचर्स आर नॉट कॉमन, नॉट प्रॉपरली, है ना, पॉपुलर, सॉरी, ये जो है पॉपुलर नहीं है ना, बिटवीन द इन्वेस्टर्स, है ना। ओके, जो पॉपुलर हैं आपके वो हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी कंसिडरेशन। तो इसके बेस पे जो है डिवेंचर दो टाइप के हैं। पहला है कन्वर्टिबल डिवेंचर। दीज डिवेंचर्स ऑफर द इन्वेस्टर एन ऑप्शन। देखिए, जो इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है इन टाइप के डिवेंचर को खरीदने में, कि जब इन्वेस्टर्स को ये मतलब क्या किया जाता है, ये ऑफर की जाती है एक ऑप्शन कि वो अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, है ना, एट अ स्टेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज, है ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो उसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होल्डर कैन चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम द लेंडर्स, है ना, एंड डिवेंचर्स होल्डर टू शेयर होल्डर आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो अपने स्टेटस को बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या हो जाएंगे, डिवेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बन जाएंगे। सो कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है आर टू टाइप्स, पार्शियली कन्वर्टिबल और फुली कन्वर्टिबल, ठीक है। सो व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ डिवेंचर अमाउंट इज कन्वर्टिबल, जैसे आपके 5 लाख के डिवेंचर हैं और इसमें से 2 लाख के जो है वो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हमने बना दिए, मतलब इसको हमने जो है वो शेयर में बदल दिया 2 लाख के डिवेंचर को, तो इसको बोला जाएगा पार्शियली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। और फुली कन्वर्टिबल, जब पूरा अमाउंट जो होगा डिवेंचर्स का उसको हम शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। सो सच डिवेंचर्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज एज दे प्रोवाइडेड लिक्विडिटी, सेफ्टी, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड एश्योर्ड रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो आजकल ये वाले जो है आपके ज्यादा मतलब पॉपुलर हैं। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, है ना, सच डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है शेयर में। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कंसिडरेशन। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, दीज डिवेंचर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, है ना, बाय डिलीवरी, है ना, बाय ओनली डिलीवरी, ठीक है, इनको मतलब डिलीवरी के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। Names and address of the holders of such debentures are recorded in the register of the debenture holder। कम जो डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर है उसमें इनका नाम पता जो है, एड्रेस वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड होता है। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर इज पेड टू पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द कंपनी। देखिए, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा, है ना, उसको ही इंटरेस्ट पे किया जाएगा, है ना, जिन पर्सन का नाम होगा। ओके, सो आई होप आपको रजिस्टर्ड डिवेंचर समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसे डिवेंचर होल्डर का जो नाम होता है वो कंपनी के रजिस्टर में नाम, पता, एड्रेस सब कुछ रजिस्टर होता है और इनको ही जो है वो क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट भी दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है बीरर डिवेंचर। बीरर क्या है? दीज डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय ओनली डिलीवरी, ठीक है, मतलब डिलीवरी के थ्रू आप इसको ट्रांसफर किया जा सकता है।
एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड, और इन डिवेंचर्स होल्डर का कोई भी नाम, एड्रेस या कोई रिकॉर्ड नहीं होता कंपनी के पास। और इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर इज पेड बाय द कंपनी टू अ पर्सन हुज प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड विद द डिवेंचर। तो जिन डिवेंचर्स के साथ इंटरेस्ट कूपन होगा उन्हीं को ही सिर्फ जो है बेयर डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है प्रायोरिटी कंसिडरेशन। तो फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर, ये जो है हमने अभी फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज के बारे में यहाँ पे पढ़ा है ना, तो इससे आपको थोड़ा सा ये मिलता जुलता लगेगा। ये फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज अभी हमने यहाँ पे पढ़ाया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मिलता जुलता लगेगा। देखिए क्या कि फर्स्ट डिवेंचर, द डिवेंचर्स विच हैव टू बी रिपेड बिफोर अदर डिवेंचर, जिनकी पेमेंट मतलब और डिवेंचर से पहले की जाएगी, है ना, जिनको प्रायोरिटी है कि सबसे पहले उनका पैसा ही वापस होगा, वो फर्स्ट डिवेंचर है। द डिवेंचर विच हैव विच विल बी रिपेड आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर, और जिन डिवेंचर्स की पेमेंट फर्स्ट डिवेंचर के बाद की जाएगी, रिडम्पशन की जाएगी उनकी, उनको बोलेंगे सेकंड डिवेंचर। सो आई होप आपको जो है वो ये समझ में आ गया होगा प्रायोरिटी कंसिडरेशन के हिसाब से भी, ठीक है। ओके जी। फिर नेक्स्ट है कूपन रेट कंसिडरेशन। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, when the interest rate on debenture is predetermined at a specific rate, when the interest rate on debenture is predetermined, है ना, at a specific rate, this that is the coupon rate, है ना, that is the coupon rate which may be fixed or floating. The debentures are classified as a specific coupon rate debentures. The floating interest rate is generally linked with bank rate. तो यहाँ क्या बोला गया है, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स व्हेन द इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर इज प्री डिटरमाइंड, ठीक है। जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो प्री डिटरमाइन है ना, मतलब पहले से फिक्स है और वो भी स्पेसिफाइड रेट से है, दैट इज द कूपन रेट, उसको हम बोलेंगे कूपन रेट। विच मे बी फिक्स्ड, है ना, वो जो है वो ये जो आपका कूपन रेट है स्टूडेंट, ये फिक्स्ड भी हो सकता है, ये फ्लोटिंग भी हो सकता है। डिवेंचर आर क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उन डिवेंचर्स को हम बोलेंगे स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब when the interest rate on debenture is predetermined at a specified rate, मतलब जो रेट है वो पहले वो एक स्पेसिफिक रेट होगा, ठीक है, स्पेसिफिक रेट होगा और वो पहले से ही स्पेसिफाई होगा, तो ऐसे रेट को हम बोलेंगे कूपन रेट, ठीक है। विच में भी जो कि आपका फिक्स्ड और फ्लोटिंग हो सकता है, ठीक है। तो उन जिन डिवेंचर्स के ऊपर ऐसा इंटरेस्ट रेट होगा जो कि पहले से प्रीडिटरमाइन होगा, है ना, जो कि स्पेसिफिक होगा, उसको हम कूपन रेट भी बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट बोलेंगे, कूपन रेट होंगे, कूपन रेट बोलेंगे, और वो पहले और वो जो फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, तो ऐसे डिवेंचर को मैं क्लासिफाई करूंगा एज अ स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है और वो पहले से डिटरमाइंड होता है, ठीक है। द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज जनरली लिंक्ड विद बैंक रेट, तो उसको बैंक रेट के साथ जो है लिंक किया जाता है। नेक्स्ट है जीरो कूपन रेट डिवेंचर या जीरो कूपन रेट डिवेंचर या बॉन्ड। ध्यान से देखिए, when debentures do not carry any specific rate of interest, मतलब जिन डिवेंचर्स पे कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एंड कैरी हैवी डिस्काउंट कूपन, मतलब डिस्काउंट कूपन जो है, सॉरी डिस्काउंट कूपन नहीं, हैवी डिस्काउंट अपॉन देयर इशू, मतलब उनको जब इशू किया जाएगा तो उस पर बहुत सारा डिस्काउंट दिया जाएगा, सो उसको हम बोलेंगे दे आर द जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। ना तो इन पे स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बट इनके ऊपर हैवी डिस्काउंट आपको दिया जाएगा, तो जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स हम उनको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द डिवेंचर्स। और यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंस होता है फेस वैल्यू और इशू प्राइस में, है ना, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द डिवेंचर्स। सो स्टूडेंट ये आपके यहाँ तक जो है 6 टाइप मैंने आपको बता दिए, है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है,
कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेक्टर सिक्योरिटी मैं आपको भी बता देता हूँ। कोलेक्टर सिक्योरिटी, कोलेक्टर डिवेंचर। Collector debentures are those debentures which may be issued to banks and financial institution as an additional or subsidiary security in addition to certain principal security. So student, ये बहुत collateral debentures बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो कोलेक्टर डिवेंचर्स होते हैं वो डिवेंचर्स हैं विच में बी इशूड, जो किसी बैंक को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किए जाते हैं एज एडिशनल और सब्सिडरी सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब एक एडिशनल सिक्योरिटी है ये। ठीक है, एक एडिशनल सिक्योरिटी है, मतलब जैसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी को हमने दी होगी, है ना, बैंक वालों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, पर उसके अलावा भी एक और सिक्योरिटी, मतलब एज अ सिक्योरिटी जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो वो कोलेक्ट्रल डिवेंचर होंगे, है ना। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कैन एक्साइज देयर राइट एज डिवेंचर होल्डर, है ना। जो हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे एज अ डिवेंचर होल्डर इफ द कंपनी डज नॉट पे लोन। देखिए सपोज करिए मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, मैंने कोई प्रिंसिपल सिक्योरिटी रखी है, जैसे सपोज करिए मैंने कोई प्लांट के पेपर्स हैं, मेरे बिल्डिंग के पेपर्स हैं, वो मैंने मतलब एज अ सिक्योरिटी बैंक वालों को दिए हैं। ठीक है, बट उसके अलावा भी मैंने एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो डिवेंचर को इशू किया है, तो वो कोलेक्टिव डिवेंचर है। ठीक है, इन केस क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर कंपनी पे नहीं कर पाती है लोन को, है ना, और या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी शॉर्ट पड़ जाती है, तो जो आपके डिवेंचर होल्डर्स हैं, है ना, सॉरी, जो आपके लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक वाले हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट, है ना, तो वो क्या कर सकते हैं एज अ डिवेंचर होल्डर इस एडिशनल सिक्योरिटी को, कोलेक्टिव डिवेंचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो है वो कंपनी पे नहीं कर पाती है लोन को या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी शॉर्ट पड़ जाती है तो। ओके, ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 50 लाख का मैंने लोन लिया है और मैंने बिल्डिंग गिरवी रखी है, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 49 लाख बन रही है, अगर बैंक वाले इसको यूज मतलब जो है बैंक की पेमेंट के लिए कंपनी यूज कर रही है, तो 49 लाख बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने कोलेक्टिव डिवेंचर भी इशू किए थे। ठीक है, सपोज करिए मैंने 2 लाख के डिवेंचर इशू किए थे, है ना, बैंक वालों को, तो बैंक वाले क्या करेंगे, 49 लाख तो जो है बिल्डिंग से यूज कर लेंगे, बाकी का जो 1 लाख होगा उसको जो है वो कोलेक्टिव डिवेंचर्स के कोलेक्टिव डिवेंचर्स को जो है वो यूज करके अपना पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो सच डिवेंचर्स आर इशूड ऑन टेम्परेरी बेसिस, उसको टेम्परेरी बेस पे इशू किया जाता है, एंड बैंकर्स रिफंड द डिवेंचर्स वेन एवर लोन इज रिपेड। ठीक है, जैसे आपका सपोज करिए कि जैसे 50 लाख का लोन था, है ना, और हमने जो है वो सिक्योरिटी रखी थी बिल्डिंग की, और हमने 2 लाख के जो है वो कलेक्टर डिवेंचर भी इशू किए थे, बट कंपनी ने सारा पैसा वापस कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी, बिल्डिंग के पेपर, ठीक है, तो 50 लाख जो है लोन को सारा पैसा वापस वापस कर दिया बैंक वालों को, तो ये जो डिवेंचर हमने इशू किए थे इसको बैंक वालों के द्वारा वापस रिफंड कर दिया जाएगा, अगर कंपनी सारा का सारा पैसा 50 लाख रुपए पे कर देती है तो। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर इसको कंपनी यूज नहीं करेगी। ठीक है, अगर उसका लोन पूरा, सॉरी कंपनी नहीं, बैंक वाले, है ना, तो इसको यूज नहीं करेंगे फिर इन डिवेंचर्स को। ओके जी, सो बाकी आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे ये चार्ट भी दिया गया है ना। ओके, सो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडवांटेजेस दी गई हैं, है ना, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। सो थैंक यू सो मच।